नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए। ऑक्सफेम ने क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लेनेट फॉर द 99% शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से 40 मजदूर फंस गए। उपभोक्ता व्यवहार पर सोशल मीडिया प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की गई और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस विधेयक का उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम 1948 को निरस्त करना है। साथ ही एक राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग में एक अध्यक्ष होगा जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। इसके अलावा आयोग में 13 पदीन सदस्य और 14 अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। एनपीसी के अध्यक्ष के लिए कई पात्रताएं भी निर्धारित की गई हैं। विधेयक में कहा गया है कि पात्र व्यक्ति फार्मेसी शिक्षाविद और पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए। साथ ही उसे प्रमाणित प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से फार्मेसी पेशे में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही फार्मेसी क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इन 15 वर्षों में से कम 10 वर्ष का फार्मेसी शिक्षा में फार्मेसी लीडर के रूप में अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार 3 बोर्ड्स का भी गठन करेगी जो एनपीसी के तहत कार्य करेंगे, जिसमें शामिल होगा फार्मेसी शिक्षा बोर्ड, फार्मेसी आकलन और रेटिंग बोर्ड, फार्मेसी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड और एक फार्मेसी सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रावधान है। विधेयक के मुताबिक परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका कार्य फार्मेसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान तक समान पहुंच बढ़ाने के उपायों पर आयोग को सलाह देना होगा। इस विधेयक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये गुणवत्तापूर्ण और किफायती फार्मास्यूटिकल शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाएगा। ये पर्याप्त संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाले फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। ये सभी नागरिकों के लिए फार्मेसी सेवाओं को सुलभ बना करके उचित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देगा। ये फार्मेसी संस्थान का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित करेगा और साथ ही भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव को सुगम बनाएगा। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। आईएसएस के निर्माण के लिए जारिया मॉड्यूल को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इसे कजाकिस्तान के रूसी प्रोटोन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जारिया का मतलब होता है सूर्योदय। आईएसएस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। ये एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट के दल के लिए एक शोध स्टेशन और घर के रूप में कार्य करता है। अंतरिक्ष स्टेशन एक अनोखी विज्ञान प्रयोगशाला भी है। आईएसएस यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा और रूस के बीच एक साझेदारी है। ये लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नवंबर 2000 में इस पर अंतरिक्ष यात्रियों का कोई न कोई दल लगातार रह रहा है। आईएसएस का वजन लगभग 400 टन है। ये एक फुटबॉल पिच जितना बड़ा क्षेत्र कवर करता है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन को बनाना और फिर उसे एक ही बार में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना असंभव था। इसलिए आईएसएस के विविध भागों को अलग अलग करके अंतरिक्ष में ले जाया गया और फिर उन्हें जोड़कर धीरे धीरे कक्षा में स्पेस स्टेशन का रूप दिया गया। इसे असेंबल करने के लिए 40 से ज्यादा मिशनों की आवश्यकता पड़ी थी। आईएसएस का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये अंतरिक्ष दल के सदस्यों को ऐसे शोध करने की सुविधा प्रदान करता है जो कहीं और नहीं किए जा सकते हैं। ये तरल पदार्थों, दहन, जीवन रक्षक प्रणालियों और विकिरण युक्त परिवेश से जुड़े महत्वपूर्ण अनुसंधान में सक्षम बनाता है। ये अनुसंधान भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बेहद जरूरी है। अब आपको बता देते हैं कि कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट में क्या डिफरेंस होता है। कॉस्मोनॉट रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉट नासा, ईएसए, सीएसए या जाक्सा द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित अंतरिक्ष यात्री होते हैं। भारत के स्पेस स्टेशन से जुड़ी कई योजनाएं हैं, जैसे कि इसरो के अध्यक्ष के मुताबिक भारत का प्रस्तावित स्पेस स्टेशन लगभग 20 टन वजन का होगा। इसकी स्थापना एक ऐसे केंद्र के रूप में की जाएगी जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकते हैं। इसे पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सफेम ने क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लेनेट फॉर द 99% शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जलवायु संकट और अत्यधिक असमानता मानव के समक्ष मौजूद दोहरी चुनौतियां हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2019 के आंकड़ों के मुताबिक सुपर रिच यानी कि अत्यधिक अमीर 1% लोग 16% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। ये सबसे गरीब 66% लोगों द्वारा किए गए उत्सर्जन के बराबर है। 1990 के दशक से सुपर रिच 1% लोगों ने आधी आबादी, जो कि बेहद गरीबी में जी रही है, उनकी तुलना में दोगुने से भी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है। ऐसा माना जाता है कि 2030 में सुपर रिच 1% लोगों द्वारा किए जाने वाला उत्सर्जन सुरक्षित सीमा से 22 गुना ज्यादा होगा। उत्सर्जन की ये सुरक्षित सीमा वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए निर्धारित की गई है। 2019 में सुपर रिच 1% लोगों द्वारा किए गए उत्सर्जन से उत्पन्न ऊष्मा के कारण आने वाले दशकों में 1.3 मिलियन मौतें हो सकती हैं। जलवायु असमानता का मतलब है कि अलग अलग कारकों की वजह से कुछ समुदायों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग होता है। इन कारकों में मौजूदा सुभेद्यताएं, असमानता का परंपरागत पैटर्न, सामाजिक आर्थिक असमानताएं और प्रणालीगत पर्यावरणीय अन्याय शामिल हैं। वहीं जलवायु समानता का मतलब है जलवायु संरक्षण के प्रयासों से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, साथ ही जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों के असमान बोझ को भी कम करना है। इस रिपोर्ट में कुछ नीतिगत सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि समानता में व्यापक वृद्धि की जाए, यानी कि अत्यधिक संपन्न लोगों और शेष लोगों के बीच अंतर को व्यापक रूप से कम करने के लिए सरकारों द्वारा कारगर नीतियां लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के उपयोग को त्वरित और न्याय संगत तरीके से समाप्त करना। इसके तहत कंपनियों और अरबपतियों को नई कर संरचना लागू की जानी चाहिए ताकि उत्सर्जन में व्यापक कमी की जा सके। साथ ही हरित ईंधन की ओर बढ़ने के प्रयासों को वित्त पोषित किया जा सके। और इसमें नए युग के लिए नए उद्देश्यों की सिफारिश की गई है, जैसे कि अंतहीन लाभ की इच्छा, दोहन और उपभोग की प्रवृत्ति की बजाय मानवता और पृथ्वी के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और अगली खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से 40 मजदूर फंस गए। ये आपदा प्रबंधन का एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसे आप अपने एसे और एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की जलवायु, वहाँ की भू आकृति किस तरीके की है, वो सब समझना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिमालय और आल्प्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, हिमालय की जो आयु है वो अपेक्षाकृत नवीन है। ये 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले बना था, जबकि आल्प्स बहुत प्राचीन है। ये लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले बना था। हिमालय का निर्माण भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव की वजह से हुआ, जबकि आल्प्स का निर्माण अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। विवर्तनिक गतिविधि की बात करें, इस दृष्टि से दोनों को देखें तो विवर्तनिक गतिविधि हिमालय में अभी भी जारी है और ये भूकंप सक्रिय क्षेत्र है, जबकि आल्प्स इसकी तुलना में कुछ स्थिर है। ये विवर्तनिक रूप से सक्रिय लेकिन कम भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र है। वहीं भूवैज्ञानिक विशेषताओं की बात करें तो हिमालय की घाटियां गहरी हैं और चोटियां ऊंची हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ संरचना वाला नवीन भूभाग है, जबकि आल्प्स की जो घाटियां हैं वो यू आकार की घाटियां हैं। ये पुरानी हैं और यहाँ गोलाकार पर्वत श्रृंखला है। अब हम अगर इस घटना को समझेंगे तो हमको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, सुरंग ढहने का हादसा उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा बारकोट सुरंग में भूस्खलन की वजह से हुआ और भूस्खलन की वजह से सुरंग का एक खंड ध्वस्त हो गया, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है। उसके अलावा जब किसी भी क्षेत्र में विवर्तनिक गतिविधि लगातार जारी है तो ऐसा क्षेत्र सुरंग बनाने की दृष्टि से काफी खतरनाक होता है। अब जब सुरंग ध्वस्त हुई तो उसकी वजह से एंट्री पॉइंट बंद हो गया और ध्वस्त हुआ खंड सिलक्यारा की ओर से सुरंग के मुहाने से 270 मीटर दूर है। सिलक्यारा बारकोट सुरंग दक्षिणी छोर पर है, जो कि यमुनोत्री को उत्तरी छोर पर स्थित धरासू से जोड़ेगी। ये 4 धाम 12 मासी सड़क परियोजना का हिस्सा है। सुरंग ऐसे क्षेत्र में बनाई जा रही है जहाँ चूना पत्थर और अन्य मुलायम चट्टाने हैं। इनमें ढहने की प्रवृत्ति होती है। हिमालयन क्षेत्र में भूस्खलन होने की संभावना ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसका एक तो प्राकृतिक कारण है। सबसे पहली बात तो यह है कि विवर्तनिक गतिविधि की वजह से आने वाले भूकंप भूस्खलन को सक्रिय कर देते हैं, क्योंकि चट्टानों का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं लूज पड़ता है। इसके अलावा भारी वर्षा मृदा को जल से संतृप्त कर सकती है और शैलों की संरचनाओं को कमजोर कर सकती है। और उसके अलावा जलवायु परिवर्तन से होने वाले तापन की वजह से परमाफ्रॉस्ट पिघल सकता है। और इसका मानव जनित कारण ये है कि बांधों, सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निर्माण से पहाड़ी ढलानों की प्राकृतिक स्थिरता में बदलाव आ जाता है। साथ ही वनों की कटाई, सिंचाई, खनन गतिविधियां आदि भी भूस्खलन के लिए जिम्मेदार हैं।
और आइए बात करते हैं अगली खबर की, उपभोक्ता व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव। हाल ही में मेटा GWI ब्यूटी रिपोर्ट 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स ने सौंदर्य उत्पादों की खरीद के मामले में 80% भारतीयों की पसंद को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया उपभोक्ता के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, आइए जानते हैं। अब ये टॉपिक इतने रोजमर्रा से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि इस पे शायद हम लोग कोई भी ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है कि किस तरीके से सोशल मीडिया हमारी थिंकिंग को मोबिलाइज कर रहा है और हमें कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। तो सोशल मीडिया क्या करता है, नए उत्पादों की जानकारी देता है जिनके बारे में हमें पता नहीं है और जो शायद कई बार हमारे यूज के भी नहीं होते हैं, उनके बारे में हमें जब बार बार बताया जाता है एड्स के जरिए, तो कहीं ना कहीं एक लेने वाली प्रवृत्ति आती है। तो सर्वेक्षण में शामिल 47% उपभोक्ताओं ने ये बताया कि उन्हें सोशल मीडिया रील्स के जरिए नए उत्पादों का पता चलता है। साथ ही उपभोक्ता की प्राथमिकता में बदलाव आता है। वैश्विक महामारी के बाद सौंदर्य उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी में 15% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में सौंदर्य उत्पादों की कुल खरीद में 68% खरीदारी ऑनलाइन की जाती है। साथ ही ये विकल्पों का आकलन भी प्रदान करता है। खरीदार ऑगमेंटेड रियलिटी और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादों का आभासी रूप से ट्रायल लेने में सक्षम हुए हैं। तो मतलब आपको पूरी शॉपिंग का जो एक एक्सपीरियंस है वो घर बैठे मिल जाता है। तो आप तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा खरीदारों का सामाजिकरण, खरीदारों के बीच सहज संपर्क उनकी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आचरण की मानसिकता को प्रभावित करता है। मतलब ये हुआ कि यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपस में चैट आदि के माध्यम से भी उत्पाद की बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसके नीचे रिव्यूज लिखे होते हैं, स्टार रेटिंग्स होती हैं। इनके जरिए ये भी पता चलता है कि भाई कोई प्रोडक्ट कैसा है, लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ, उत्पाद के बारे में ग्राहकों के रिव्यू उपभोक्ताओं को उन उत्पादों की खरीदारी से संबंधित निर्णय में मदद करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया से प्रभावित होकर खरीदारी करने से जुड़ी चिंताएं भी हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे खरीदारी संबंधी व्यवहार में परिवर्तन आया है। कई बार हमें चीजों की जरूरत नहीं होती है, कई बार बहुत अननेसेसरी चीजें भी आ जाती हैं। इसके अलावा लक्षित विज्ञापन आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या फिर अक्सर हम किसी भी चीज के बारे में अगर बात करते हैं तो कई बार हमें उसी तरीके के विज्ञापन आने लग जाते हैं। इसके अलावा इससे ऋण और वित्तीय तनाव बढ़ रहा है। अब सैलरी इतनी नहीं होती है सैलरीड पर्सन के पास में, तो वो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे इस तरीके के प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, फिर वो एक ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है, इससे भी लोग तनाव में आते हैं। इसके अलावा अत्यधिक उपभोक्तावाद की वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उपभोक्ता प्रोफाइलिंग के जरिए निजता का उल्लंघन होता है, क्योंकि अब आपकी सारी डिटेल जो है ऑनलाइन जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके उस डेटा को अलग तरीके से यूज भी किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा कंटेंट क्यूरेशन, मॉडरेशन और एल्गोरिदम पर स्पष्ट जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। एंटी ट्रस्ट नियमों को मजबूत करना चाहिए। इन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दोनों के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा भौतिक हितों का खुलासा करना चाहिए। जनवरी 2023 में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्रसिद्ध हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए विज्ञापन संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किए थे। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की। 2023 की ये रिपोर्ट उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। ये रिपोर्ट वैश्विक ताप वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के वैश्विक प्रयासों की सफलता का आकलन करती है। आपको बता दें कि 2 डिग्री और 1.5 डिग्री सेल्सियस संबंधी सीमाएं पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में निर्धारित की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्सर्जन अंतराल के बीच अंतर है। अपडेटेड एनडीसीज को पूरी तरह से अमल में लाने से होने वाला वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का अनुमानित उत्सर्जन, इसके अलावा पेरिस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को सीमित रखने के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्सर्जन में कटौती किए जाने वाले उपाय। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो इस वर्ष 86 दिन ऐसे थे जिनमें तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा दर्ज किया गया था। 2021 से 2022 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज हुई थी। इस वृद्धि में जीवाश्म ईंधनों का दहन और औद्योगिक गतिविधियां मुख्य तौर पर जिम्मेदार थी। वर्तमान में और पास्ट में किए गए उत्सर्जन में अति संपन्न लोगों का योगदान कुछ ज्यादा ही है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक आय वाली 10% आबादी 48% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। यदि मौजूदा नीतियां और उपाय जारी रहते हैं तो वैश्विक ताप वृद्धि को 3 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सकता है। ये पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में निर्धारित सीमा से ज्यादा है।
रिपोर्ट में भारत से संबंधित कई तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि 2022 में G20 के सभी सदस्यों में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में औसतन 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई थी। इनमें से चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की थी, जबकि ब्राजील, यूरोपीय संघ और रूस में उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई थी। भारत ने आज तक हुई वैश्विक ताप वृद्धि में केवल 5% का ही योगदान दिया है। भारत ने वर्तमान नीतियों और NDC संकल्पों के बीच 8% का कार्यान्वयन अंतराल है। कार्यान्वयन अंतराल होता है वर्तमान नीतियों के तहत अनुमानित उत्सर्जन और NDCs को पूरी तरह से लागू करने के बाद अनुमानित उत्सर्जन के बीच अंतर। और आइए अब आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका गठन मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संकल्प के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु स्थिरता को बढ़ावा देने, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने और प्रदूषण मुक्त भविष्य के निर्माण में मनुष्यों की मदद करना है। ये सभी उद्देश्य सतत विकास एजेंडा 2030 के अनुरूप हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा इस संगठन का शासी निकाय है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। इस तरह ये सार्वभौमिक सदस्यता वाला संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रति उत्तरदायी है। UNEP द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट्स हैं अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक और एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। मिथिली चक्रवात। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान मिथिली को लेकर एक अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के मुताबिक ये तूफान बांग्लादेश के तट को पार करने के बाद कमजोर होकर गहन अवदाब और फिर अवदाब में बदल गया। बहुत ही निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर उच्च वेग युक्त पवनें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को चक्रवाती तूफान कहते हैं। इस दौरान सतह पर वायु की अधिकतम औसत गति 34 से 47 समुद्र मील के बीच होती है। अगला टॉपिक है बाल अधिकारों पर घोषणा पत्र। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और बच्चों के कल्याण में सुधार करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों पर घोषणा पत्र तथा 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर अभिसमय को अपनाया था। घोषणा पत्र के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों को 10 सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई। इनके कुछ उदाहरण हैं नामकरण और राष्ट्रीयता का अधिकार, पर्याप्त पोषण, आवास और चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए अधिकार, सभी परिस्थितियों में सबसे पहले राहत पाने वालों में शामिल होने का अधिकार। अगला टॉपिक है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS। भारत की राष्ट्रपति ने ओडिशा में EMRS का उद्घाटन किया। EMRS की शुरुआत 1997-98 में हुई थी। इनकी स्थापना का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इससे ये छात्र उच्च एवं व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाने और अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होंगे। प्रत्येक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 480 छात्र नामांकित हो सकते हैं। ये स्कूल कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए है। EMRS संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदत्त अनुदान से राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। EMRS की स्थापना के लिए न्यूनतम 15 एकड़ भूमि की जरूरत होती है। अगला टॉपिक है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। हाल ही में एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना और उपलब्धियों के 75 वर्ष पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। AESI ने वैमानिकी, एरोस्पेस और विमानन के क्षेत्र में एक प्रमुख पेशेवर निकाय के रूप में अपना विकास किया। ये असैन्य और सैन्य विमानन से जुड़े सभी पहलुओं के पेशेवरों के बीच और साथ ही विनिर्माण या प्रशिक्षण या रखरखाव एजेंसियों के बीच भी क्रिया की सुविधा प्रदान करता है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्घाटन 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वे इस सोसाइटी के पहले मुख्य संरक्षक भी थे। ये AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद IIT आदि से संबद्ध संस्थान है। नाइट्रोजन 9। वैज्ञानिकों ने हाल ही में नाइट्रोजन 9 केंद्रक की खोज की। इसमें 7
प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। इसमें असामान्य रूप से उच्च प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनुपात पाया जाता है। इस असामान्यता का इस समस्थानिक यानी आइसोटोप की स्थिरता पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे इसकी क्षय प्रक्रिया के साथ साथ इसका समग्र व्यवहार भी प्रभावित होता है। ये केवल 1 नैनोसेकंड के 1 अरबवें हिस्से की अवधि तक ही मौजूद रहता है। नाइट्रोजन 9 नाइट्रोजन का एक समस्थानिक है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि इस खोज से परमाणु सिद्धांत तथा क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित हमारी वर्तमान समझ को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है ई प्राइम परत। एक अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी के कोर के सबसे बाहरी हिस्से में ई प्राइम लेयर नामक एक नई परत का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण सतही जल के पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत गहराई तक प्रवेश करने की वजह से हुआ है। ये कोर के सबसे बाहरी हिस्से यानी कि धात्विक तरल की संरचना में बदलाव कर रहा है। इस नवीनतम शोध से ये पता चला है कि सतही जल की काफी मात्रा कई करोड़ों वर्षों के दौरान विवर्तनिक प्लेटों में हलचल के कारण पृथ्वी की गहराई तक पहुंच गई है। इससे बाहरी कोर पर हाइड्रोजन समृद्ध और सिलिकॉन रहित परत का निर्माण हुआ है। ये खोज पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गतिविधियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। अगला टॉपिक है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी। इफ्फी के 54वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में शुरू हो गया है। प्रथम इफ्फी का आयोजन 1952 में हुआ था। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के पेशेवरों को दुनिया भर के सिनेमा तक पहुंच के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष इसका आयोजन करती है। एनएफडीसी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2004 के बाद से इफ्फी का स्थायी आयोजन स्थल गोवा बन गया है। अगला टॉपिक है जामदानी साड़ी। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें संस्करण का आयोजन शुरू हो गया है। इस मेले में जामदानी साड़ी का प्रदर्शन किया गया। IATF के संस्करण की थीम है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। जामदानी फारसी मूल के एक चमकीले पैटर्न वाला महीन सूती वस्त्र है। इसकी बुनाई हथकरघे पर की जाती है। पारंपरिक रूप से ढाका के आसपास के शिल्पकार और प्रशिक्षु इसकी बुनाई करते हैं। बुनाई की इस तकनीक का उद्भव बंगाल से माना जाता है। हथकरघा बुनाई की इस तकनीक में साड़ी के आगे और पीछे की तरफ एक जैसा रूपांकन होता है। ये हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। इसे मलमल के नाम से भी जाना जाता है। उप्पड़ा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश की है जिसे GI टैग मिला हुआ है। इस रजिस्ट्री के तहत ये एक पंजीकृत GI उत्पाद है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। अर्जेंटीना, यहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव में जीत प्राप्त कर ली है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं दक्षिण और पश्चिम में चिली से, उत्तर में बोलीविया और पैराग्वे से, पूर्व में ब्राजील, उरुग्वे और अटलांटिक महासागर से लगती हैं। उत्तर में पंपास के समृद्ध मैदान, दक्षिण में पैटागोनिया का लगभग सपाट से लेकर ढालदार पठार तथा पश्चिमी सीमा पर दुर्गम इंडीज पर्वतमाला इसकी मुख्य भौगोलिक विशेषता हैं। अर्जेंटीना का उच्चतम बिंदु है सेरो एकांकागुआ और प्रमुख नदियां हैं पराना, पराग्वे और उरुग्वे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।